साल है 2024, महीना जुलाई का। ओला इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटर मार्केट का समझिए किंग है। बिल्कुल। लगभग 40% मार्केट शेयर, मतलब हर दूसरा तीसरा स्कूटर ओला का था। हाँ, 39.2%। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं दिसंबर 2025 पर, और तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। बिल्कुल वही कंपनी, बिक्री में जबरदस्त गिरावट, सर्विस की शिकायतों का अंबार और सरकारी जांच के बीच खड़ी है। मतलब सिर्फ एक साल में अर्श से फर्श तक। और यही आज हमारे चर्चा का विषय है। हाँ, तो आज हमारे सामने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, कई खोजी आर्टिकल्स हैं और परेशान ग्राहकों की शिकायतों का कह सकते हैं एक पूरा ढेर है। और हमारा मिशन सीधा है, ये समझना कि मार्केट का ये लीडर इतनी बुरी तरह और इतनी जल्दी कैसे लड़खड़ा गया। हम इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि असल में गड़बड़ हुई कहाँ। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि ओला कितनी तेजी से गिरी, बल्कि ये है कि वो तब गिरी जब पूरा ईवी बाजार ऊपर जा रहा था। हाँ, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ये कोई इंडस्ट्री की गिरावट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ठीक उसी समय टीवीएस मोटर और एथर एनर्जी जैसे कॉम्पिटिटर्स वो अपना मार्केट शेयर लगातार बढ़ा रहे थे। बजाज ऑटो भी तो था। हाँ, बजाज ऑटो भी तेजी से आगे निकल रहा था। तो इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक के अंदर थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अपनी सर्विस और क्वालिटी संभाल लेते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, क्योंकि उनके खुद के जो आंकड़े हैं वो वाकई डरावने हैं। बिल्कुल। कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन जो कभी $5.4 बिलियन हुआ करती थी, वो गिरकर लगभग $1.7 बिलियन रह गई है। बहुत बड़ी गिरावट है। और शेयर की कीमत वो अपने 52 वीक्स के हाई यानी 99.90 रुपए से 68.6% गिरकर 31.42 रुपए पर आ गई। और ये गिरावट बिक्री में भी साफ दिखती है। जनवरी 2025 में जहां उन्होंने लगभग 22,656 स्कूटर बेचे थे, तब 25% मार्केट शेयर था उनके पास। हाँ, और वहीं दिसंबर 2025 के बीच तक ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 2,833 यूनिट्स पर आ गया। मतलब पहले नंबर से सीधे 5वें पर। और जाहिर है इसका असर सीधे रेवेन्यू पर पड़ा होगा। बिल्कुल। Q2 में 43% की भारी गिरावट आई। ये फाइनेंशियल आंकड़े तो एक बात है, लेकिन जब हमने ग्राहकों की शिकायतों के नंबर्स देखे तो वो वाकई हैरान करने वाले थे। मतलब हर महीने 80,000 शिकायतें। ये तो किसी भी कंपनी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। तो सवाल उठता है कि ग्राहक अचानक ओला से मुंह क्यों मोड़ने लगे। हमारे सोर्सेस की पड़ताल एक ही तरफ इशारा करती है, सर्विस, या यूं कहें कि सर्विस का पूरी तरह से गायब हो जाना। सही का। ये सिर्फ कुछ नाराज ग्राहक नहीं थे, ये एक पूरा सिस्टम था जो बैठ गया था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है, हाँ मैंने भी पढ़ी वो, जिसमें उनके पत्रकारों ने 10 राज्यों में ओला की 35 लोकेशंस का दौरा किया और उन्होंने हर जगह एक ही कहानी देखी। सर्विस सेंटरों पर ग्राहकों की भारी भीड़ और कर्मचारियों की जबरदस्त कमी। नागपुर का उदाहरण तो कमाल का था। 1,000 से ज्यादा स्कूटर सिर्फ मरम्मत के इंतजार में बाहर खड़े थे। सोचिए जरा। और सबसे बुरी बात यह है कि जिन लोगों ने ओला केयर प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, उन्हें भी 30 से 45 दिन का इंतजार करना पड़ रहा था। वही तो, मतलब आप पैसे भी दे रहे हैं और फिर भी आपकी गाड़ी महीनों तक पड़ी है। और इसी इंतजार की वजह से गोवा में जो हुआ वो अभूतपूर्व था। हाँ, वो गोवा वाला केस, वो एक टर्निंग पॉइंट था। वहां सरकार ने सर्विस सेंटरों पर हजारों स्कूटर लावारस पड़े देखे और सीधा कंपनी का ट्रेड लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया, अनिश्चित काल के लिए। हाँ, ये सिर्फ ग्राहकों की नाराजगी नहीं थी, ये एक सरकारी एक्शन था। इसका मतलब था कि गोवा में ओला के नए स्कूटरों का रजिस्ट्रेशन ही बंद हो गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। ये तो सर्विस की कहानी थी, लेकिन क्या हो अगर आपकी गाड़ी को बार बार सर्विस की जरूरत ही इसलिए पड़ रही हो क्योंकि वो बनी ही ठीक से नहीं है। बिल्कुल, यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। मतलब खुद स्कूटर की क्वालिटी। हाँ, असल में एक तरह का एक विशियस साइकिल बन गया था। स्कूटर में खराबी है इसलिए वो सर्विस सेंटर जाता है, सर्विस सेंटर पर पार्ट्स नहीं है तो वो महीनों वहीं पड़ा रहता है। ग्राहक का भरोसा टूटना तो लाजमी था। और खामियों की लिस्ट भी छोटी नहीं थी। सबसे बड़ी शिकायत तो बैटरी को लेकर थी। हाँ, रेंज की प्रॉब्लम। कई यूजर्स ने कहा कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद स्कूटर की रेंज अचानक बहुत कम हो गई और S1 Pro Gen 2 मॉडल में तो बैटरी के जल्दी खराब होने की शिकायतें आम हो गईं। और बैटरी तो सिर्फ शुरुआत थी, ब्रेक सिस्टम की विफलता वो तो एक बड़ा सेफ्टी इशू बन गई। मतलब क्या हो रहा था ब्रेक में? ब्रेक लीवर का अटक जाना,
ब्रेक पैड्स का सिर्फ 2 महीने में घिस जाना। 2 महीने में? हाँ, और यहां तक कि डिस्क ब्रेक कैलिपर्स में जंग लगने से पहिया जाम होने की घटनाएं भी हुई। ये बहुत खतरनाक है। सही में। और फिर छोटी-छोटी लेकिन परेशान करने वाली चीजें थी। पैनल में गैप्स, मोटर का डिजाइन ऐसा कि उसमें कीचड़ और पानी आसानी से चला जाए। वो चार्जिंग पोर्ट का ढक्कन भी था जो ठीक से बंद नहीं होता था। हाँ, और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि जिन सॉफ्टवेयर अपडेट्स को इन प्रॉब्लम्स को ठीक करना था, वे अक्सर नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते थे, जैसे डैशबोर्ड डिस्प्ले का खराब हो जाना। यहीं पर वो विशियस साइकिल पूरा होता है। देखिए, खराब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स की वजह से सर्विस की डिमांड आसमान छूने लगी और ओला का जो सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इस बोझ को उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और फिर पार्ट्स की कमी ने और मुश्किल कर दिया। हाँ, इस आग में घी का काम किया स्पेयर पार्ट्स की भारी कमी ने। मोटर, बैटरी पैक जैसे जरूरी पार्ट्स महीनों तक मिलते ही नहीं थे। नतीजा, स्कूटर ठीक होने के बजाय सर्विस सेंटर में पड़े पड़े कबाड़ बन रहे थे। और इन सब के बीच जब कंपनी को ग्राहकों का भरोसा जीतने पर ध्यान देना चाहिए था, वो कुछ ऐसे रणनीतिक फैसले ले रही थी जिनसे ग्राहकों का कंफ्यूजन और निराशा और बढ़ गई। जैसे वो सस्ते मॉडल्स बंद कर दिए। हाँ, ओला गिग और S1Z इन्हीं लॉन्च हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था और अचानक बंद कर दिए। ये एक अजीब फैसला था। जिन लोगों ने ये मॉडल खरीदे थे वो भविष्य में पार्ट्स और सर्विस को लेकर चिंतित हो गए। ये एक और उदाहरण था कि कंपनी शॉर्ट टर्म सोच रही थी, लॉन्ग टर्म ग्राहक संबंध बनाने पर उसका ध्यान नहीं था। और फिर वो एक दिन में सर्विस की गारंटी वाला मार्केटिंग कैंपेन था। वो तो एक बहुत बड़ा वादा था और जमीनी हकीकत से कोसों दूर था। जब ग्राहक देखते हैं कि कंपनी विज्ञापनों में कुछ और कह रही है और असलियत में कुछ और हो रहा है, तो भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। और देखिए, सिर्फ छोटे वादे नहीं थे जो टूट रहे थे, कंपनी की बड़ी योजनाओं में भी लगातार देरी हो रही थी। इससे उनकी एग्जीक्यूशन की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। आप गीगा फैक्ट्री की बात कर रहे हैं? हाँ, उसकी क्षमता बढ़ाने की डेडलाइन बार बार आगे बढ़ाई गई। पहले अक्टूबर 2025, फिर FY27 की शुरुआत, फिर FY26 का अंत और अब H2 2027 तक पहुंच गई है। अच्छा, तो मतलब बड़े प्लान्स भी समय पर पूरे नहीं हो रहे थे। बिल्कुल। इसी तरह भारत में ही बैटरी बनाने का वादा भी अधूरा रह गया, जिसे 2025 की शुरुआत तक पूरा होना था। ये एक पैटर्न दिखाता है, बड़े बड़े ऐलान करना, सुर्खियां बटोरना, लेकिन जब उन्हें जमीन पर उतारने की बात आती है तो कंपनी पीछे रह जाती है। तो जाहिर है जब ओला इस तरह लड़खड़ा रही थी तो कॉम्पिटिटर्स इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि टीवीएस मोटर खरीदारों के लिए एक सेफ हावर यानी एक सुरक्षित विकल्प बनकर उभरी। और इसकी वजह कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। टीवीएस के पास दशकों पुराना मजबूत और भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क है। हाँ, ये तो है। जब ग्राहकों ने ओला की सर्विस का हाल देखा तो वे एक ऐसे ब्रांड की तरफ गए जिस पर वो भरोसा कर सकते थे, भले ही उसका स्कूटर उतना स्मार्ट या हाईटेक ना हो। और यही कहानी बजाज ऑटो और एथर एनर्जी के साथ भी हुई। जहां ओला का मार्केट शेयर गिर रहा था, वहीं इन कंपनियों का लगातार बढ़ रहा था। बजाज ने तो नवंबर 2025 में 26% मार्केट पर कब्जा कर लिया था। और एथर भी 17.4% हिस्सेदारी के साथ एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरी। इस पूरे संकट के जवाब में कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल ने 2025-26 को एक ट्रांजिशन ईयर, या कह सकते हैं कि एक बदलाव का साल बताया। उसका क्या मतलब था? उनका इशारा साफ था, अब आंखें बंद करके सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि कंपनी को मुनाफे में लाने पर ध्यान देंगे। उन्होंने जेन 3 प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया और दावा किया कि इससे परफॉर्मेंस बेहतर होगी और लागत कम। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर वो खबर आई जिसने शायद ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। दिसंबर 2025 में संकट के चरम पर संस्थापक भावेश अग्रवाल ने खुद कंपनी के 4.19 करोड़ शेयर बेच दिए। खुद फाउंडर ने? हाँ, देखिए, जब किसी कंपनी का फाउंडर ही संकट के बीच में अपने शेयर बेचता है तो ये बाजार और निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। ये कंपनी के भविष्य में उनके अपने भरोसे की कमी को साफ साफ दर्शाता है। तो जब हम इन सभी डॉट्स को जोड़ते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये एक क्लासिक कहानी है, एक शानदार आइडिया, जबरदस्त टेक्नोलॉजी, आक्रामक मार्केटिंग, लेकिन ऑपरेशन और बिक्री के बाद की सर्विस के मोर्चे पर पूरी तरह से विफलता। बिल्कुल। असल में टीवीएस और एथर जैसी कंपनियां किसी बेहतर तकनीक की वजह से नहीं जीती, वे जीती बेहतर एग्जीक्यूशन और ग्राहकों के भरोसे की वजह से। ओला ने सबसे कीमती चीज खो दी,
ग्राहकों का भरोसा। और एक बार जब भरोसा टूट जाता है तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। नामुमकिन तो नहीं, पर बहुत मुश्किल। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न। अपनी सर्विस की समस्याओं से निपटने के लिए ओला ने हाल ही में हाइपर सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके तहत ग्राहक सीधे कंपनी से पार्ट्स खरीद सकते हैं और किसी भी लोकल मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करा सकते हैं। कंपनी इसे एक बड़ा रणनीतिक बदलाव बता रही है। हाँ, लेकिन क्या इसे इस तरह भी देखा जा सकता है कि कंपनी ने अपनी सर्विस देने की जिम्मेदारी से ही हाथ खींच लिए हैं? जब एक निर्माता ग्राहक संबंध के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी आफ्टर सेल सर्विस को ही आउटसोर्स कर दे, तो ईवी स्पेस में ब्रांड की जिम्मेदारी के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? इस पर जरूर सोचिएगा।